यह बात किसी से छुपी नहीं है कि नए भारत में सरकार आम नागरिकों को कॉकरोच जैसा समझता है, जब चाह कुचल दिया बिना किसी संकोच। लेकिन अब तो हालत कॉकरोच से भी ज्यादा बदतर बन रही है हमारी। मध्य प्रदेश में 22 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई जब कॉफ सिर्फ कोल्ड ड्रिफ्ट लेने के बाद उनका अक्यूट किडनी फेलियर हो गया। सरकार ने पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, वो डॉक्टर जिसने सिरप की प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी। लेकिन जब मामला और बिगड़ा तब तमिलनाडु बेस्ड रीसन फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा गया। 350 से ज्यादा वायलेशंस मिले। दवाई के नाम पर उस कारखाने में क्या बन रहा था सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन 14 साल से इस जहर के फैक्ट्री को किसी ने बंद करने की ना सोची थी। लैब टेस्ट में भी कुछ गलत नहीं निकल रहा था। लेकिन अब 22 मौतों के बाद जब इस जहरीले सिरप का फिर से टेस्ट कराया गया तो तकरीबन 50% डायथिलीन ग्लाइकॉल या डीईजी मिला इसमें। डीईजी एक सस्ता टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसे पेंट्स, डाइज, रेजिन, प्लास्टिक या ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल किया जाता है। और इस डीईजी को सोचिए 5-5 साल या उससे भी कम आयु के बच्चों को दिया गया था, यह जानते हुए भी कि यह किडनी लिवर फेलियर करा सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, इससे यहां तक कि मौत हो सकती है। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फिर इस सब के बारे में मालूम था? यह क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बड़ी वार्निंग हमारे देश में 2022 में आई थी जब इसी डीईजी के चलते इंडिया से एक्सपोर्ट हुए कॉफ सिरप्स ने 70 बच्चों की जानें ली थी गैम्बिया में, 18 बच्चों की जानें गई थी उज्बेकिस्तान में। उस समय भी ब्रांड मेक इन इंडिया की खूब छीछा लेदर हुई थी। उस समय सरकार ने इसे देश के खिलाफ साजिश दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उस समय सरकार ने गलती मान ली होती कि हां हमसे कमियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, ओवरसाइट हुआ है, और गलती मानकर कुछ ठोस कदम हमने उठा लिए होते तो आज ये हालत ना होती, ये मासूम बच्चे मरे ना होते। अब सरकार ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। कई कॉफ सिरप्स को बैन कर दिया जा रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, एसआईटी का गठन हो रहा है, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने 4 लाख रुपए, वाह, उसकी मुआवजा उसका घोषणा कर दी है। और अब मुआवजा दे दिया है तो मोहन यादव कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में अब उन्हें और कोई बात नहीं करनी है, जो हो गया सो हो गया, अब कल की बात करो। अरे भाई, ये हो गया नहीं भाई, कल की बात अब आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। किसी सभ्य समाज में 22 बच्चों की हत्या के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता तो उसका करियर वहीं का वहीं खत्म हो चुका होता। मीडिया और विपक्ष उसे माफी मांगने पर कम से कम मजबूर कर देती। लेकिन यह सब कॉकरोच समाज में नहीं होता है। ना प्रधानमंत्री को इस घटना से कुछ लेना देना है, ना हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा का इसमें कुछ कहना है। अरे ट्वीट ही कर देते, वो भी करने की जरूरत ना लगी। विपक्ष की हालत तो खैर इतनी खस्ता है कि मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन भी वो ना करवा पाए। वैसे चीफ मिनिस्टर यादव से नेहरू, औरंगजेब, बाबर के बारे में पूछ लो तो खुशी खुशी बात कर लेंगे। लेकिन कल के डेट में 22 बच्चे मरे, ये पूछ लोगे तो फिर वो आंख बबूला हो जाएंगे। ये है सच्चाई आज के नए भारत की, हमारे करप्शन की, पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग की, जहां बच्चे तक भी सेफ नहीं है। क्या है इस पॉइजन सिरप का असली सच? कौन जिम्मेदारी लेगा इतने मासूम जानों की? और आप अगला शिकार ना बने, आपका फैमिली में कोई शिकार ना बने, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कम से कम? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। 31 अगस्त 2025 3 साल के उसैद को मामूली सर्दी जुकाम होता है। उसकी फैमिली उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो उसे दवाई देकर वापस भेज देते हैं। लेकिन दवाई लेते ही उसैद की हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें सूजने लगती हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके पिता यासीन, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, उसे पास के छिंदवाड़ा शहर में ले जाते हैं। लेकिन उसैद की हालत में कोई सुधार ना आता। फाइनली नागपुर में डॉक्टर्स ने बताया कि उसैद की किडनीज फेल हो रही हैं और उसे डायलिसिस पर रखना पड़ेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए यासीन ने अपनी रोजी रोटी का इकलौता जरिया अपना ऑटो भी बेच दिया। अनफॉर्चुनेटली इतनी कोशिशों के बावजूद उसैद की जान नहीं बच पाती है। 14 सितंबर को नागपुर के हॉस्पिटल में उसैद की मौत हो जाती है। यह कहानी अकेले उसैद या उसके परिवार की नहीं है। सितंबर के महीने में मध्य प्रदेश में कई बच्चों की ऐसे मौत होती है इन परिस्थितियों में। 2 हफ्ते तक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं पाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है, पानी के सैंपल्स टेस्ट होते हैं, मच्छर चूहों का टेस्ट होता है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। और रिपोर्ट्स नॉर्मल आए भी क्यों ना, जिस बीमारी को मच्छरों और चूहों
पर ढूंढा जा रहा है, असल में वो बीमारी भारतीय समाज में घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है, फैल रहा है। इस बीमारी ने आज तक कितनी जानें ले ली हैं, कितने घर तबाह कर दिए हैं, कितने पैसों का नुकसान कर दिया है, इसका हिसाब लगाना आज नामुमकिन हो चुका है। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों ने इस बीमारी को एक्नॉलेज करने की जगह, उसके खिलाफ लड़ने की जगह उसे नॉर्मलाइज कर दिया है। इसके लिए आप भी गिल्टी हो, मैं भी गिल्टी हूं। इसे अपनी जिंदगी का हमने एक हिस्सा बना लिया है और आज यही बीमारी हमें और हमारे बच्चों तक की जान लेने के लिए वापस आ चुका है। यह बीमारी है करप्शन की, यह बीमारी है हमारे अंधेपन की, यह बीमारी वो कैंसर है जो आज हमारे देश को खोखला बना दे रही है। सरकार को भी मालूम होता है कि हमारे कॉकरोच दिमाग में 2 दिन से ज्यादा आउटरेज वैसे में भी ना टिकता है। तो जब कॉफ सिरप से 22 बच्चों की मौतें होती है तो एक्शन के नाम पर मध्य प्रदेश और यूपी में ये सिरप के साथ साथ 20 और मेडिसिन पर बैन लगा दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री एक एडवाइजरी जारी कर देती है कि अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो दवाई मरीजों को दे वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत बनाई गई हो। तो फिर सरकार की संस्थाएं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स वो क्या करेंगी? ये सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर सवाल पूछा होता, अगर सरकार ने अपना काम किया होता, गवर्नेंस पर फोकस किया होता, तो पता चलता कि यह जहर का कारखाना 14 सालों से चल रहा था। कोल्ड्रिफ्ट कॉफ सिरप के केस में जब जांच शुरू होती है तो इतने लेवल्स पर घटिया करप्शन और नेग्लिजेंस सामने आता है कि जानकर ना हमारे तो होश उड़ गए थे, पता नहीं आपका। तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट प्रोडक्शन साइट पर इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि फैक्ट्री में गैस स्टोव पर केमिकल्स गर्म हो रहे थे। प्लास्टिक पाइप से चिपचिपा रेजिड्यू टपक रहा था। जंग लगी हुई मशीनें वहां चल रही थी और बिना ग्लव्स और मास्क के वर्कर्स वहां काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलर्ट के बाद तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 1 और 2 अक्टूबर को कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा। इस छापे में पता चला कि कोल्ड्रिफ्ट बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था वो कैश और गूगल पे की मदद से चेन्नई के लोकल डीलर्स से खरीदा जा रहा था। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डायरेक्टरेट की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से कंपनी किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल से बचने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि कंपनी ने जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो कॉफ सिरप का एक इंग्रेडिएंट होता है, वो भी लोकल केमिकल ट्रेडर्स और पेंट इंडस्ट्री डीलर से खरीदा था, ना कि सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल सप्लायर से। तो ये इंग्रेडिएंट वहां होना ही नहीं चाहिए था, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए था। इन सब वायलेशंस के अलावा इंस्पेक्टर्स ने यह भी देखा कि कंपनी ने जो कॉफ सिरप में जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया था, उसे भी डीईजी या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी जो डेंजरस कंटामिनेंट्स होते हैं उसके लिए टेस्ट भी नहीं किया था। मने चोरी पर चोरी या कह लीजिए कत्ल पर कत्ल हो रहा है यहां। और तो और प्रोडक्शन सुपरवाइज करने के लिए ना कोई क्वालिफाइड केमिस्ट मौजूद था, रॉ मटेरियल्स बिना क्वालिटी टेस्ट के इस्तेमाल किए जा रहे थे, सिरप बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा था वो भी उसका सोर्स अननोन रहा। फैक्ट्री में ना एयर हैंडलिंग यूनिट था, ना हेपा फिल्टर्स था, ना वेंटिलेशन था, ना पेस्ट कंट्रोल था, ना सेफ्टी लॉक्स थे। इंस्पेक्टर्स ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत 39 क्रिटिकल, 325 मेजर वायलेशंस यहां पाए, जिनमें कीड़े मकोड़े का होना, कूड़ा ड्रेन, एयर फिल्टर ना होना, टूटे मशीन्स होना जैसे बेसिक चीजें भी इसमें शामिल थी। सोचिए आपकी और हमारी दवाई कहां कहां बन रही हैं। इन्हीं सब लापरवाहियों के वजह से कोल्ड्रिफ्ट के SR13 बैच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% निकली, जो अलाउड लिमिट से 5 नहीं, 50 नहीं, 500 गुना ज्यादा था। जहर था ये। इस साल ये जहर मई के महीने में छिंदवाड़ा पहुंचता है, जिससे पिछले 2 महीने में बच्चे उसे वहां कंज्यूम करते हैं। पहले बच्चे की मौत के 1 महीने से ज्यादा बाद जब पूरे देश में इस खबर की चर्चा होती है, आउटरेज होता है, तब कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाले कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को अब अरेस्ट कर लिया गया है। देखते हैं कितने दिनों में बेल मिलती है। शायद 300 शब्द का निबंध लिखेंगे, फिर छूट भी जाएंगे। हमारे कॉकरोच समाज में बेकसूर मरते हैं, गुनेगार कभी नहीं। जानलेवा दवाई बनाना आतंक से कम काम नहीं है, कम खतरनाक चीज नहीं है, डेंजरस नहीं है। लेकिन फिर भी आपने किसी को एडल्ट्रेशन के चलते भारी सजा काटते हुए सुना है। इसी कारण 2022 में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा एक्सपोर्ट किए गए कॉफ सिरप से गैम्बिया में 70 बच्चों की जानें चली जाती हैं। WHO अपनी छानबीन करती है। छानबीन पे पता चलता है कि सिरप में वही टॉक्सिक लेवल ऑफ DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल था।
और वहां भी बच्चे किडनी फेलियर से ही मरे थे। डब्ल्यूएचओ ने पाया कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही था और यह इंडियन कंपनी मिलावट के मामले में एक रिपीट ऑफेंडर थी। लेकिन तब भी सोचिए, सरकार से लाइसेंस टू एक्सपोर्ट इनके पास था। इस खबर के आने के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट लैब्स ने कहा कि उनके टेस्ट में तो कुछ गलत नहीं निकला, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट लैब्स ने टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स पाया। यह बात बाद में सामने आई कि हरियाणा के लैब्स ने पैसा लेकर ओरिजिनल सैंपल को बदल दिया था क्लीन चिट के लिए। उस समय कहा गया था कि सरकार एक क्लीन अप एक्ट ऑपरेशन जरूर करेगी, क्योंकि ऐसे वारदातों से मेड इन इंडिया का जो छवि है वो खराब होता है और भारत एक मेजर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर के रूप में माना जाता है। लेकिन जमीन पर कुछ बदलता नहीं है। वही इलीगल अनअप्रूव्ड फैक्ट्रीज दवाई के नाम पर जहर बनाती रही और बच्चे राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर में मरते रहे। 2023 में भारत सरकार ने मैरियन बायोटेक को फिर से फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। इस कंपनी का नाम उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से लिंक किया गया था, लेकिन सरकार ने कहा सब चंगासी है। सस्ती दवाई बनाकर डॉक्टर से उन्हें बिकवाकर फार्मा कंपनीज ढेर सारा पैसा बनाती हैं और उस पैसे से पॉलिटिशियंस और अपनी जेबें भरती हैं। और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर खड़ी हो जाती है तो बस इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लो या कुछ पार्टी फंड में पैसा डाल दो, बात सब रफा दफा हो जाती है। नतीजा यह हुआ कि जिन कंपनीज पर उस टाइम ऐसे पुअर क्वालिटी और जहरीले ड्रग्स बनाने का आरोप भी लगा, बाद में सरकार ने इन कंपनीज पर लगा हुआ ताला खोल दिया। कहा कि कॉफ सिरप में जहर है भी तो क्या हुआ, बाकी दवाइयां तो अच्छी खासी बना रहे हैं, बनाने दो, कोई बात नहीं। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा शेयर करना पड़ा, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो साफ पता चलता है कि क्या खेल चल रहा है। 35 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे गए इसमें से सबसे ज्यादा पैसा उन राज्यों के रूलिंग पार्टीज को गया जहां कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। हो सकता है इत्तेफाक है, इनमें से कम 7 फार्मा कंपनीज ऐसी थी जिन पे सब स्टैंडर्ड या खराब क्वालिटी ड्रग्स बनाने के नोटिस जारी किए गए थे। यह भी इत्तेफाक हो सकता है। इन्होंने करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इनमें हेटेरो लैब्स, टोरेंट फार्मा, जाइडस हेल्थकेयर, ग्लेनमार्क, सीप्ला, आईपीसीए लैब्स और इंटास फार्मा भी शामिल है। हेटेरो और सीप्ला के रेमडेसिविर सैंपल्स कोविड के दौरान सबस्टैंडर्ड मिले। टोरेंट और जाइडस के हार्ट और बीपी ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल होते दिखे और ग्लेनमार्क का टेल्मा टैबलेट को रिपोर्टेडली नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाया गया था। फिर भी इन पर कोई स्टेट लेवल प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कुछ ने तो भर कर बस ज्यादा डोनेशन, ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। यह सब खुलासा होने के बाद भी यह खेल लेकिन चलता रहा, क्योंकि सरकार ने देखा कि पूरा भांडाफोड़ होने के बाद भी जनता को कोई खास असर नहीं पड़ा उन पर, ना वो कोई गुस्सा हुए ना वो शॉक्ड हुए। वे ऑफ लाइफ आजकल यही हो गया है। और जब लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता है तो भाई क्या पड़ी है हमारे पॉलिटिकल क्लास को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, है उनका काम तो चल ही रहा है। यह सब खुलासा होने के बाद भी यह खेल लेकिन चलता रहा, क्योंकि सरकार ने देखा कि पूरा भांडाफोड़ होने के बाद भी इसे लेकर भारत में आम लोगों पर कोई खास गुस्सा नहीं दिखा। और जब लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता है तो यह चंदे धंधे का खेल चलने दो। क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साल 2 साल में 10-20 लोग मर जाएंगे, थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन हम अनाउंस कर देंगे, कंपनीज पर हम ताला लगा देंगे, फिर ढेर सारा इलेक्टोरल फंडिंग ले लेंगे, ताला हम खोल देंगे, कंपनीज भी खुश, पार्टीज भी खुश, और लोगों की खुशी से किसी को क्या लेना देना। जब जनता ने ही सोच लिया है कि उसे कॉकरोच की तरह कुचलने में अपने आप को ही कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या पड़ी है कोर्स करेक्शन करने की। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कई फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनके ब्रांड की दवाइयां प्रिस्क्राइब करो। बदले में डॉक्टर्स को 10, 20, 30, 40% कट्स तक मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलता है, महंगे कार्ड्स तक को कुछ लोगों को मिलता है। अब ये नहीं है, भले ही सारे डॉक्टर्स, सारी कंपनीज ये अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करती है, लेकिन अगर आप डब्ल्यूएचओ की डेटा की माने तो भारत में ये नेक्सस काफी तगड़ा, काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बुलेटिन में पब्लिश किए एक स्टडी के अनुसार भारत में बिकने वाले 395 करीबन 400 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स में 229 यानी लगभग 58% डब्ल्यूएचओ के नॉट रेकमेंडेड लिस्ट में शामिल हैं। ये वो दवाइयां हैं जो गांव देहात में नहीं, आप और हम भी कंज्यूम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में बिकने वाले टॉप 20 एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस में से
13 ऐसे हैं जो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ना तो एविडेंस बेस्ड है और ना ही रेकमेंडेड है। टॉप 20 में से 13 आप और मैं भी ये दवाई ले रहे हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में गवर्नमेंट लेबोरेटरीज ने 1,06,000 के करीबन ड्रग सैंपल्स को टेस्ट किए, जिनमें से 3,000 सैंपल्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी निकले। अब सच्ची में टेस्ट करोगे तो ये 3,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मान लेते हैं, सरकारी आंकड़े मान लेते हैं। अब इनमें से 300 सैंपल्स बिल्कुल ही फेक और नकली निकले। इस पूरे डेटा में 600 ऐसे केसेस हैं जहां सरकार ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। अब आप मुझे बता दीजिए कि इन 600 इन्वेस्टिगेशन में भी कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग जेल गए। Don't get into those maths. अबे एडिटर यार, मिलावट करने वाले जेल जाए ना जाए, तू मुझे जेल जरूर भिजवा के रहेगा। लेकिन डेटा देखिए 2025 सरकारी डेटा 2025 के जुलाई के महीने में 143 ड्रग बैचेस सरकारी क्वालिटी टेस्ट में फेल होते हैं, जिनमें से 8 सैंपल्स नकली, टोटल नकली पाए गए, मिलावट नहीं नकली पाए गए। इनमें एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बैक्टीरियल इंफेक्शन, कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स शामिल हैं। पिछले साल सितंबर 2024 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या CDSCO ने 53 ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। इनमें पैरासिटामोल टैबलेट्स है, पैंडी एंटासिड है, शेलकैल विटामिन D3 है, टेलमीसाटन जैसे हाई सेलिंग मेडिसिन हैं। ये काउंटर में बहुत ऑर्डिनरी रूप पर बिकती हैं। अगर सोचो पॉपुलर मेडिसिन के साथ ये हो रहा है तो सोचो कि पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है। छोटा सा सैंपल दिखाता हूं मैं आपको, और ये तो पकड़े वाले केसेस है। सोचो कि कितने सारे केसेस पकड़े नहीं जा रहे। वेस्ट बंगाल में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 137 मेडिसिन को बैन ही कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक लाइफ सेविंग ड्रग स्कैम को एक्सपोज किया। 1 लाख से भी ज्यादा काउंटरफिट टैबलेट्स मिले, कैप्सूल्स मिले। 2 इलीगल फैक्ट्रीज चल रही थी भाई साहब, उसको बंद करवाया गया। कंट्रोवर्शियल वेट लॉस ड्रग ओजेम्पिक देश में बस आया ही नहीं कि भैया डाकू तो पहले से ही चालू हो चुके हैं। विकी रमंचा करीबन $20 मिलियन का स्कैम चला रहे थे नकली ओजेम्पिक बेच के। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने विजयवाड़ा में एक गैंग को एक्सपोज किया। बड़े कंपनीज के नकली ड्रग्स बने, लेबल ओरिजिनल है लेकिन उसके अंदर ड्रग नकली है। यूपी पुलिस ने 2 करोड़ का फेक सप्लीमेंट रैकेट मुजफ्फरनगर में बस्ट किया। हालत इतनी खराब है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कोविड के बाद तो नकली दवाइयों में 50% का स्पाइक आ गया है। मैंने पहले भी आती थी, लेकिन कोविड के बाद तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि एक बाढ़ सी आ गई है फेक मेडिसिन की। और इसके पीछे कई कारण है। कस्टमर भी सस्ते ड्रग्स चाहता है, जो सबसे सस्ता मिलेगा वही खरीदता है। 2, सरकार की निगरानी बिल्कुल एकदम उसमें कोताही हुई है, ये तो देखने वाली बात है, ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज है। नंबर 3 कि कोई पकड़ा भी जाता है तो वो छूट जाता है, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम इतना कड़ा है ही नहीं इस मामले में। लेकिन क्या इन सारी चीजों पर आपने कभी कोई मेन स्ट्रीम डिस्कशन सुना है? क्या किसी को भी इन बातों से कभी इतना कोई मेजर इंपैक्ट पड़ा है? चलो अभी नहीं, अब शुरू कर देते हैं। 22 बच्चे, उनकी मौत हो चुकी है। क्या हम एक ऑनेस्ट डिस्कशन अब शुरू कर सकते हैं कि यह हमारे देश में क्या हो रहा है? लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल पूछने की परमिशन है या नहीं, क्योंकि भैया आज के डेट में अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो या तो गाली, या तो FIR, या तो धमकियों से आपको चुप करा दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि यूपीए सरकार के गिरने के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था करप्शन परसेप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे 2011 से ही यूपीए सरकार को हिलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल्स फिर सामने आते हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन पीक पर आने लगी। ऐसे में जब 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना तो उन्हें लगा, कम से कम उन्हें एक उम्मीद थी कि इस आदमी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ये खाएगा किसे खिलाएगा किसे। न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन आज 11 साल बाद डेटा साफ दिखाता है कि 2013 के मुकाबले भारत में आज करप्शन कम होने की जगह और बढ़ गया है। 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में 96 पायदान पर है, लेकिन 2013 में हमारा रैंक 94 था। मतलब हिंदी में बोले तो हमारे देश में करप्शन परसेप्शन बीते 11 सालों में कम होने की जगह और बढ़ गया है, करप्शन और फैल रहा है। और भले ही क्यों ना हो, 2014 के बाद जो मोदी सरकार की जो प्राइज्ड फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनमें हजारों करोड़ों के करप्शन एलिगेशन मिसमैनेजमेंट के अब जो प्रमाण है सामने आने चुके। अब देखिए, फ्लॉप मेक इन इंडिया ले लीजिए, फ्लॉप जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ले लीजिए, आयुष्मान भारत जो खुद आईसीयू में है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर जगह टूट फूट रहा है, स्मार्ट सिटी जो डूब रहा है, किसानों की आत्महत्या जो बढ़ रही है।
लेकिन फिर भी आप आउटरीच आज कोई नहीं देखोगे, क्योंकि लोगों को सरकार ने सक्सेसफुली धर्म और नफरत की ऐसी कॉफ सिरप पिला दी है, ऐसी दवा पिला दी है कि इस दवा को पीने के बाद, इस टॉक्सिन दवा को पीने के बाद, जहरीले दवा को पीने के बाद लोग खुश नजर आते हैं। ना कोई सरकार से सवाल करना चाहता है, ना ही कोई बच्चों के मरने पर कोई उनका आक्रोश है। एएसपीए क्रिसिल रिपोर्ट एक एस्टिमेट करती है कि हमारे देश में 25 to 30% जो भी चीजें बनती हैं, जो भी चीजें बिकती हैं, वो या तो फेक है या तो मिलावटी है। और फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं 20% इस फेक या उसमें मिलावट है। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे देश में इस पर कड़े लॉज नहीं है। पनिशमेंट बोला तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जनरली अगर आप पकड़े गए मेडिसिन में मिलावट करते हुए, फेक मेडिसिन बनाते हुए, तो 6 महीने मैक्सिमम आपको जेल होगी या तो 5,000 रुपए का आपको फाइन लगेगा। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 में सरकार ने ईज ऑफ बिजनेस करने के चक्कर में अब जो डीक्रिमिनलाइजेशन का एस्पेक्ट ले आई है, माने अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, कुछ गलत दवाई बना भी दिया आपने, तो आप फाइन दोगे, आप निकल आओगे। सबस्टैंडर्ड मेडिसिन बनाओगे, फाइन दोगे तो निकल आओगे। कहा जाता है कि इस मॉडिफिकेशन को फार्मा इंडस्ट्री के दबाव में किया गया है, जिससे लोग ये सारी चीजें और काम कर पाए और फार्मा लॉबी भी आराम से अपनी जिंदगी जी पाए। बात देखिए नाइजीरिया की। काउंटरफिट ड्रग्स अगर आप करोगे तो आपके लिए डेथ पेनल्टी होगी। दिल्ली पुलिस ने एक कैंसर ड्रग गैंग को बस्ट किया जो कैंसर की महंगी महंगी दवाई पर फेक दवाई डालकर लोगों को बेच रहे हैं। आप सोचिए, लाखों की दवाई इस तरीके से लोगों की जानें बर्बाद कर देंगी, इकोनॉमिक्स बर्बाद कर देंगी, लेकिन वो 5,000 रुपए फाइन देकर निकल आएंगे। तो ये है आज की सिचुएशन। इससे बचने के लिए आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए क्या दवाई आप खरीद रहे हो, क्या उसमें कोई बारकोड या क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड है कि नहीं। अगर क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करो, आपको पता चलेगा कि दवाई की डिटेल्स कहां है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहां बनी है। ये सारी डिटेल्स सरकार ने बोला तो है ये करना है, लेकिन हर जगह ये हुआ नहीं है। ये बारकोड स्कैनिंग, अगर बारकोड नहीं मिल रहा है तो पता करो कि मेडिसिन कहां बना है, रेप्यूटेड कंपनी है या नहीं है। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आंख मूंद कर अगर आप चीजें खरीदोगे तो आपके साथ नेक्स्ट स्कैम हो सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है आपके लिए। जेन्युइननेस आपको ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पैरवी करने के लिए, आपके लिए अब बोलने के लिए कोई बाकी रहा नहीं, क्योंकि वो तो सारे एंटी नेशनल अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े लोग हैं, वो तो जेल चले गए या तो वो चुप हो गए हैं। तो इस जो क्राइसिस अब बन रही है, इससे हमें और आपको ही खुद ही निपटना पड़ेगा।